आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इशू की जो कॉमन है, सीरियस है, मगर उसका डायग्नोसिस थोड़ा मिस हो जाता है और टाइम ले जाता है। तो चलिए बात करते हैं एवीएन ऑफ हिप जॉइंट की, मतलब एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट की। तो चलिए पहले समझ लेते हैं एवीएन होता क्या है। एवीएन ऑफ हिप जॉइंट एक ऐसा इशू है जिसमें हिप जॉइंट की बोन, मतलब फीमर बोन का जो हेड होता है, जो हिप जॉइंट बनाता है, उसकी ब्लड सप्लाई कट हो जाती है या फिर कम हो जाती है या बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो पार्ट धीरे धीरे सड़ने लगता है और उसकी वजह से आपको धीरे धीरे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये मिसडायग्नोसिस बहुत होता है। उसका रीजन बताता हूँ। उसका रीजन यही है कि ये धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है। अब जब स्टार्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं स्टेज 1 है, इनिशियल है, उस टाइम पेशेंट को कई बार सिम्टम कुछ भी नहीं आता। हल्का हल्का हिप पेन होता है और हल्का हल्का स्टिफनेस लगता है, जो कई बार पेशेंट इग्नोर भी कर देता है। कई बार ऐसा भी होता है, जब ये डायग्नोज होता है उस टाइम ग्रेड 2 आ चुका होता है या फिर स्टेज 2 आ जाती है। और कुछ लोगों को ऐसा भी होता है, जब उनको सिम्टम्स आते हैं वो स्टेज 3 लास्ट स्टेज होता है, जहां पे ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है और रिप्लेसमेंट की ही नीड रहती है। इसके कुछ रीजंस हैं, बात कर लेते हैं उसके बारे में। ड्रग अब्यूज, एल्कोहल अब्यूज, स्टीरॉयड अब्यूज, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, इंजरी। मतलब अगर कोई ड्रग्स लेता है, कोई अल्कोहल ज्यादा लेता है, कोई स्टीरॉयड का यूज ज्यादा करता है, तो उनको, किसी का फ्रैक्चर हुआ था, कभी किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ था जहां पे हिप जॉइंट इन्वॉल्व हुआ था, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बन जाते हैं। वैसे देखा गया है कि ये 20 से 50 साल की उम्र में लोगों को होता है। इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, शुरुआत में इसके सिम्टम्स बहुत कम आते हैं। हल्का फुल्का इरिटेशन रहेगा, हल्का हल्का हिप पेन रहेगा। तो इनिशियली जो सिम्टम्स होते हैं वो हिप पेन होता है, जहां पे हमें लगता है कि कुछ इरिटेशन हो रही है, और मेजोरिटी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। बट जब ये प्रॉब्लम प्रोग्रेस करती है और अपनी स्टेजेस में चेंज करता है, जहां पे आपका जो फीमोरल हेड, जैसे मैंने बताया, वो घिसने लग जाता है, ब्लड सप्लाई ऑफ होने की वजह से डेड हो जाता है और वो घिसने लग जाता है, उसका कार्टिलेज चले जाता है, तो प्रॉब्लम बढ़ती है। तब आपका पेन बढ़ता है, तब आपको लिंपिंग भी आ सकती है। ऐसा भी लग सकता है कि हम थोड़ा चलने में असमर्थ हैं। ऐसा भी होता है कई बार कि पेन बहुत ज्यादा है। मूवमेंट, आपका जो हिप की मूवमेंट होती है वो भी अफेक्टेड होती है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस के लिए एमआरआई और एक्सरे है। एक्सरे इनिशियल स्टेजेस में कई बार डायग्नोस नहीं कर पाता। यही रीजन है कि इसका मिस डायग्नोसिस बहुत होता है। एक्सरे में नहीं आता है। एक्सरे में तभी आता है जब आपका बोन का जो हेड है, जो बोन का पार्ट है, वो घिस जाता है, तभी एक्सरे में दिखता है। तो मैं पर्सनली एडवाइस करता हूँ, अगर ऐसा कुछ सिम्टम दिख रहा है, कुछ इश्यूज हैं, तो सीधे आप एमआरआई कराएं। उसमें आपको क्लियर पता चलेगा कि कितना घिस चुका है, कितना वर्सन आपकी सिचुएशन है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपकी वर्सनिंग कितनी है, उस हिसाब से हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, उस हिसाब से हम स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का ज्यादा खराब है तो उस पर हम स्ट्रेंथनिंग के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए ज्यादा जोर नहीं डाल सकते, वहां पे फ्रैक्चर होने की संभावनाएं बन जाती हैं। हाँ, ये है कि जहां थोड़ी खराबी हुई है, ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है केस में, ज्यादा केस खराब नहीं हुआ है, वहां पे आपके लिए रेस्ट, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सीधे लेट के पैर को उठाना है। आप जितना उठा सकते हैं उतना उठाएंगे, ये मूवमेंट करनी है। सेकंड एक्सरसाइज में दोनों नीज बेंड करने हैं। एक पैर को नी के ऊपर ऐसे फोल्ड करके रखना है और हाथों से इसको पुल करना है। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, डाउन। इसको सेम रिपीट करेंगे, 10 to 15 रिपीटेशन करना है। थर्ड एक्सरसाइज में नी को बेंड करके दूसरे नी के ऊपर अपने एंकल को रखना है और ट्राई करना है ये आपका जो नी है वो नीचे टच करे बेड से। ध्यान रखना, यहाँ से ऊपर नहीं उठना चाहिए, लोग ये करते हैं तो ये गलत है। सिंपल ऐसे करना है। आप हाथ से नीचे प्रेस भी कर सकते हैं। 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, छोड़ देंगे, तो ये मूवमेंट करनी है। ये थर्ड एक्सरसाइज है। फोर्थ एक्सरसाइज में ऐसे सीधा बैठना है और ये मूवमेंट करनी है, अप एंड डाउन। ध्यान से देख लीजिए। अगेन 10 to 15 रिपीटेशन करेंगे और ये सारी एक्सरसाइज दोनों पैरों से करेंगे आप। वेट बेरिंग कम करना बहुत जरूरी है। अगर आपका बॉडी का वेट ज्यादा है तो उसको रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। आपको एक स्टिक की जरूरत है, आपको स्टिक यूज करनी चाहिए। स्टिक लेने में शर्माना नहीं है, क्योंकि स्टिक यूज करने से ही आपकी जो प्रोग्रेशन है इस प्रॉब्लम की, सपोज आपको स्टेज 2 में या स्टेज 3 में जाने के लिए जो टाइम लग रहा है, आप वो वेट बेरिंग अगर नहीं करेंगे, स्टिक यूज करेंगे, तो काफी बेहतर रहेगा। ऑल्दो लास्ट स्टेजेस में जहाँ पे जॉइंट बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, वहां पे ऑपरेशन ही करना पड़ता है, क्योंकि आपका पैर भी छोटा बड़ा दिखने लग जाएगा, क्योंकि जो जॉइंट की स्पेस है वो सब खत्म हो चुका है और जॉइंट कोलैप्स कर चुका होता है।
अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी की, रोल ऑफ फिजियोथेरेपी की। फिजियोथेरेपी का इसमें क्या रोल है? इनिशियल स्टेजेस में मशीन यूज कर सकते हैं जिससे पेन मैनेज कर सकते हैं हम, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, हम आसपास की मसल्स को बैलेंस कर सकते हैं, हम पेशेंट को गाइड कर सकते हैं कि कैसे वेट नहीं डालना है, कितना डालना है, कैसे वॉक करनी है, वो सब बता सकते हैं हम। इन सब चीजों से हम केस का आगे स्पीड में वर्सनिंग रोक सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं। और सेकंड, अगर सर्जरी हो गई है या फिर सर्जरी की नीड है, सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन कराने के बाद जब आपका जॉइंट रिप्लेस हो चुका है, तब उस जॉइंट को पूरा मैनेज करना, उसको कंप्लीटली नॉर्मल की तरफ लेके जाना, उसमें फिजियोथेरेपी, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है। आशा करता हूँ समझ आया होगा, और ये भी आशा करता हूँ कि अगर आपको इनिशियल सिम्टम्स हैं, थोड़े बहुत सिम्टम हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, यूजलेसली इस केस को सीधे सर्जरी की तरफ नहीं लेके जाएंगे। थैंक यू।